हो सकता है। दादा मुझे एक बूढ़े ताओवादी साधु के पास ले गए। साधु ने कहा, एक अक्षर लिखो। मैंने कागज पर बस एक लिख दिया। अचानक साधु का चेहरा बदल गया। दादा घबरा गए और बोले, अच्छा है या बुरा, कुछ तो बताइए। साधु बोला, मैं सच कहूँ तो तुम्हारे इस पोते पर बहुत बड़ा संकट आने वाला है, क्योंकि यह एक जीवन शेंग शब्द की आखिरी रेखा भी है और मृत्यु एक्सी शब्द की पहली रेखा भी। यह जीवन का अंत भी है और मृत्यु की शुरुआत भी। यह बहुत अशुभ संकेत है। 9 बार मौत, 1 बार बचने का योग। ये सुनते ही दादा सीधे साधु के सामने घुटनों पर बैठ गए। महात्मा जी, मेरे पोते को बचा लीजिए। हमारे घर में यही अकेला वारिस है। अगर इसे कुछ हो गया तो हमारा परिवार खत्म हो जाएगा। साधु ने कुछ देर सोचा और कहा, तुम्हारे पोते की किस्मत अलग है। वह जन्म से ही यिन यांग आंखों वाला है, यानी आत्माएं देख सकता है। कल रात जो सांप आत्मा आई थी वह उसे नहीं ले जा सकी, लेकिन आज की रात बहुत अशुभ है, वो फिर लौटेगी। अगर इसे बचाना है तो सिर्फ एक तरीका है। दादा ने पूछा, क्या तरीका? साधु बोला, इसकी शादी किसी भूतनी से कर दो। दादा पहले तो हैरान रह गए, लेकिन बहुत सोचने के बाद मान गए। मैं छोटा था पर इतना समझता था कि इसका मतलब क्या है। मैं तुरंत विरोध करने लगा। मुझे भूत से शादी नहीं करनी, लेकिन मेरी ये जबरदस्त जिद आखिर दादा की 2 बड़ी सफेद टॉफियों के सामने हार गई। मैं बोला, दादा मेरे लिए सुंदर भूतनी ढूंढना। दादा हंसे, हाँ, सबसे सुंदर बहू लाएंगे। मंदिर से निकलकर दादा मुझे शहर के बाहर कब्रिस्तान ले गए। हम एक कब्र पर जाते, जहाँ किसी जवान और अविवाहित लड़की की कब्र दिखती। दादा वहाँ 3 अगरबत्तियां जलाते और कहते, बेटी मेरा नाम झांग हुआई है। ये मेरा पोता झांग चूल्हान है। इसका भाग्य कठिन है, इसकी जन्म कुंडली भारी है। आज मैं तुम्हारे पास विनती करने आया हूँ। अगर तुम इससे विवाह कर लो तो इसकी जान बच सकती है। हम तुम्हारा सम्मान करेंगे। फिर दादा अपनी जेब से सफेद जेड का कंगन निकालकर कब्र के सामने रख देते। इसे दहेज समझकर स्वीकार कर लो। हम इंतजार करते रहे। जब अगरबत्ती खत्म हुई तो संकेत मिला। लड़की ने मना कर दिया। दादा कंगन उठा लेते और अगली कब्र पर चले जाते। ऐसे कई कब्रों पर गए, लेकिन कोई तैयार नहीं हुई। मैं उदास होकर बोला, दादा क्या मैं इतना बदसूरत हूँ कि भूत भी मुझसे शादी नहीं करना चाहती? दादा बोले, ऐसी बात नहीं। जो आत्माएं पुनर्जन्म नहीं ले पाती वो तो इंसान से शादी करके पूजा पाना चाहती हैं। असल वजह वो सैकड़ों साल पुरानी सांप आत्मा है। उससे सब डरते हैं। फिर भी दादा हार नहीं माने। हम ढूंढते रहे जब तक रात नहीं हो गई। अगर रात के 12 बजे से पहले मुझे भूतनी नहीं मिली तो मेरी जान जा सकती थी। दादा जल्दी में चल रहे थे कि अचानक किसी चीज से टकरा कर गिर पड़े। उनके हाथ का सफेद जेड कंगन लुढ़कते हुए सामने एक छोटी मिट्टी की कब्र के पास जाकर रुक गया। दादा उसे उठाने गए, लेकिन जैसे ही हाथ बढ़ाया कंगन अपने आप गायब हो गया। मैंने आंखें मलकर देखा, सच में गायब। दादा धीरे से बोले, बेटी क्या तुमने ये कंगन स्वीकार कर लिया? क्या तुम मेरे पोते से शादी करोगी? कोई आवाज नहीं आई, बस हवा चली और हमारे चारों तरफ 3 चक्कर लगाए। दादा खुशी से बोले, चूल्हान जल्दी अपनी होने वाली पत्नी को धन्यवाद बोलो। मैं घुटने टेकने ही वाला था कि अचानक सामने से तेज हवा आई और मुझे उठा दिया। फिर एक मधुर लेकिन अजीब आवाज सुनाई दी। पुरुष के घुटने बहुत कीमती होते हैं। वे सिर्फ आकाश, धरती और माता पिता के लिए झुकते हैं। यदि मैं तुम्हारे परिवार की पत्नी बनूंगी तो तुम्हारी रक्षा करूंगी। इतना मत झुको। मैंने सोचा, ये भूत की आवाज है? समझ तो नहीं आया, पर आवाज बहुत सुंदर थी। दादा ने पूछा, बेटी तुम किस युग की हो? आवाज आई, महान तांग राजवंश, झेनगुआन काल, 20वां वर्ष, 6ठा महीना। हम दोनों दंग रह गए। उसी समय अचानक कब्रिस्तान में तेज हवा चलने लगी। आसमान काला हो गया। चांद और तारे बादलों में छिप गए और तभी मैंने सामने देखा, एक औरत पता नहीं कब वहां आ गई थी। वो हमारी तरफ आ रही थी, लेकिन उसका चलना बहुत अजीब था। एक कदम, फिर शरीर टेढ़ा, फिर दूसरा कदम, फिर वो सीधे जमीन पर लेट गई और सांप की तरह रेंगते हुए हमारी तरफ आने लगी। मैं डर कर चिल्लाया, दादा आपके पीछे सांप आत्मा है। दादा कांप गए, लेकिन इससे पहले कि वो मुड़ते उस भूतनी की आवाज गूंजी, जानवर यहाँ से दफा हो जा। और वो सैकड़ों साल पुरानी सांप आत्मा सच में जमीन पर लौटे हुए तुरंत वहां से भाग गई। उसके जाने के बाद मेरे मन में उस भूतनी बहू के लिए गहरा सम्मान और श्रद्धा पैदा हो गई, जिसे मैंने कभी देखा भी नहीं। दादाजी ने उस महिला भूत का बार बार धन्यवाद किया। फिर उन्होंने एक जेड हरे पत्थर का लॉकेट निकाला और उसे उस छोटी मिट्टी की कब्र पर रख दिया। बेटी अंदर आ जाओ। दादाजी के इतना कहते ही एक काली परछाई मिट्टी के ढेर से निकलकर सीधे उस जेड के लॉकेट में समा गई। दादाजी ने लॉकेट उठाया और मेरे गले में पहनाते हुए गंभीर स्वर में कहा, छूलान इस लॉकेट को हमेशा अपने गले में पहने रखना, चाहे कुछ भी हो जाए। इसे कभी मत उतारना और न ही खोना, समझे? मैंने सिर हिलाकर हामी भर दी। इसके बाद मैं दादाजी के साथ कब्रिस्तान से बाहर निकल आया। उसी रात दादाजी मुझे फिर उस पुराने ताओवादी साधु के पास ले गए। वहाँ उस बुजुर्ग साधु ने कई विशेष वस्तुओं और औषधियों का प्रयोग करके मेरी यिन यांग आंखों, आत्माओं को देखने की शक्ति को सील कर दिया। घर लौटने के बाद दादाजी ने लियू रोयान नाम की उस महिला आत्मा के लिए हर महीने की 1 और 15वीं तारीख को दादाजी उसके सामने धूप और अगरबत्तियां जलाते। पूरा दिन वहाँ पूजा का धुआं और सुगंध बनी रहती। उस भूतनी बहू के आने के बाद मेरी जिंदगी पूरी तरह सामान्य हो गई। अब मुझे कोई अजीब घटना नहीं दिखाई देती थी। मैं बाकी बच्चों की तरह स्कूल जाता, खेलता और सामान्य जीवन जीता। वह लंबा अजगर भी जैसे हमेशा के लिए गायब हो गया था। जहाँ तक मेरी उस रहस्यमयी भूतनी बहू का सवाल था, वह फिर कभी मेरे सामने प्रकट नहीं हुई। लेकिन हर बार जब रात गहरी और शांत हो जाती, मुझे ऐसा महसूस होता जैसे कोई हमेशा मेरे पास मौजूद है, चुपचाप मेरी रक्षा कर रहा है। वह और कोई नहीं हो सकती थी, वह थी मेरी भूतनी
पत्नी ल्यूरोयान। जब मैं 18 वर्ष का हुआ और गर्मी की छुट्टियां शुरू हुई, छुट्टियों की पहली ही रात हमारे आंगन के बाहर किसी के भागते हुए कदमों की आवाज सुनाई दी। झांग चाचा, मेरी पत्नी के साथ कुछ भयानक हो गया है, कृपया जल्दी चलिए और उसे बचाइए। दादाजी बाहर निकले और बोले, घबराओ मत, धीरे धीरे बताओ, आखिर हुआ क्या है। वह आदमी लगभग रोते हुए बोला, मेरी पत्नी पर भूत का साया हो गया है। झांग चाचा, जल्दी चलिए, अगर देर हो गई तो वह बच नहीं पाएगी। यह सुनकर दादाजी ने एक पल भी देर नहीं की। उन्होंने अपना कैनवास का बैग उठाया और उस व्यक्ति के साथ चल पड़े। उन्हें जाते देखकर मैंने भी कहा, दादाजी मैं भी चलूंगा, लेकिन दादाजी ने सख्ती से मना कर दिया। उनके जाने के बाद मैंने मन ही मन सोचा, जितना मना करोगे उतना ही जाऊंगा। मैं चुपके से घर से निकला और उस बढ़ई के घर की ओर दौड़ पड़ा। जब मैं वहां पहुंचा तो देखा कि उसके घर के बाहर भीड़ जमा थी। गांव के लोग तमाशा देखने के लिए इकट्ठा हो चुके थे। मैं मुख्य दरवाजे से नहीं गया, इसके बजाय दीवार पर चढ़कर अंदर झांकने लगा। जैसे ही ऊपर पहुंचा, मुझे अपना बचपन का दोस्त लेजी दिखाई दिया। मैंने पूछा, तू भी आ गया, पता है क्या हुआ है? वो बोला, पूरी बात तो नहीं पता, लेकिन गांव वाले कह रहे हैं कि बढ़ई पर भूत सवार हो गया है। तभी अचानक आंगन के भीतर से एक बेहद तीखी और अजीब आवाज सुनाई दी। हमने देखा कि बढ़ई आंगन के बीचों बीच खड़ा था। उसने हाथों से नाटकीय मुद्राएं बना रखी थी और एक औरत जैसी आवाज में पारंपरिक ओपेरा नाटक गा रहा था। उसकी हर हरकत किसी पुराने जमाने की रंगमंच अभिनेत्री जैसी लग रही थी। उसके गाने के साथ साथ आंगन की लाइटें भी लगातार टिमटिमा रही थी। पूरा माहौल बेहद डरावना और रहस्यमयी हो गया था। दादाजी और बढ़ई की पत्नी थोड़ी दूरी पर खड़े थे। मैंने साफ देखा कि दादाजी का चेहरा गंभीर चिंता से भरा हुआ था, जबकि बढ़ई की पत्नी भय से कांप रही थी। उसने कई बार अपने पति के पास जाने की कोशिश की, लेकिन हर बार बढ़ई ने उसे जोर से धक्का देकर दूर कर दिया। मैं हैरानी से बोला, ये क्या हो रहा है? आधी रात को ये औरतों की तरह ओपेरा क्यों गा रहा है और इतनी अच्छी तरह? मेरे पास खड़े लेईजी ने मेरी बांह पकड़कर पूछा, छूगे, आखिर इसे हुआ क्या है? क्या सचमुच इस पर भूत सवार है? मैंने जवाब दिया, मुझे भी नहीं पता, देखते हैं आगे क्या होता है। हालांकि मन ही मन मुझे भी पूरा यकीन होने लगा था कि बढ़ई के शरीर पर किसी आत्मा का कब्जा हो चुका है और वह आत्मा शायद जीवन में ओपेरा गाने की शौकीन रही होगी। दादाजी तब तक शांत खड़े रहे जब तक बढ़ई ने अपना गाना खत्म नहीं कर लिया। गाना समाप्त होते ही दादाजी ने सख्त आवाज में पूछा, तू कौन है? यहाँ क्या कर रहा है? सच सच बता। बढ़ई ने दादाजी की ओर देखा, फिर स्त्रियों जैसी उंगली उठाकर उनकी तरफ इशारा किया और कहा, तुम मुझसे पूछते हो कि मैं कौन हूँ, पहले खुद बताओ कि तुम कौन हो। बूढ़े आदमी, मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, दूसरों के मामलों में ज्यादा दखल मत दो, अपनी हैसियत पहचानो, ज्यादा दखल दोगे तो जान भी जा सकती है। ये सुनते ही दादाजी ने कोई बहस नहीं की। उन्होंने अपने बैग से सफेद राख जैसी कोई चीज निकाली और सीधे बढ़ई के चेहरे पर फेंक दी। जैसे ही वह पाउडर उसके चेहरे पर पड़ा, उसका पूरा शरीर बुरी तरह कांपने लगा। उसकी कंपी लगातार बढ़ती गई और उसके मुंह से झाग निकलने लगा। दादाजी तुरंत भीड़ की ओर मुड़े और चिल्लाए, तमाशा मत देखो, जल्दी अंदर आओ, कुछ लोग मिलकर इसे जमीन पर दबाओ। ये सुनते ही 3-4 मजबूत गांव वाले दौड़कर अंदर आए। किसी ने उसके हाथ पकड़े, किसी ने पैर और किसी ने सिर दबा दिया। दादाजी ने चेतावनी दी, इसे कसकर पकड़कर रखना, अगर यह छूट गया तो बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। एक गांव वाला हंसते हुए बोला, झांग चाचा चिंता मत करो, हम 6-7 जवान आदमी हैं, क्या एक बूढ़े बढ़ई को नहीं संभाल पाएंगे? दादा ने कुछ नहीं कहा। उन्होंने अपने बैग से एक मोटी रस्सी निकाली और उस पर पहले इस्तेमाल किया हुआ सफेद चूना छिड़क दिया। फिर उस रस्सी से छेंग बढ़ई को बांध दिया। लेकिन जैसे ही रस्सी उसके शरीर पर बंधी, छेंग बढ़ई अचानक पागलों की तरह चिल्लाने लगा, तुम बूढ़े आदमी अच्छा बुरा नहीं समझते, आज मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। उसने दोनों हाथों से जोर लगाया और जो लोग उसे पकड़े हुए थे उनके हाथों से खुद को छुड़ा लिया। फिर हाथ घुमाकर उन सबको दूर फेंक दिया और सीधे दादा पर टूट पड़ा। वह दादा को जमीन पर दबाकर उनकी गर्दन दबाने लगा। तुम मेरी बातों में दखल देते हो, आज तुम्हें मार डालूंगा। मैंने देखा कि दादा उसकी पकड़ में हैं। मेरी आंखें लाल हो गईं। मैं तुरंत भागकर उसके पीछे पहुंचा और उसकी गर्दन को पीछे से जकड़ लिया ताकि उसे दादा से अलग कर सकूं। मेरे खींचते ही उसने दादा को छोड़ा और मुड़कर मेरी तरफ देखा। उस पल उसका चेहरा किसी लाश जैसा सफेद था। ऊपर से दादा का फेंका हुआ सफेद चूना लगा हुआ था, जिससे वह और डरावना लग रहा था। उसकी दोनों भौहें सिकुड़ी हुई थी, होंठ कांप रहे थे और किनारों से सफेद लार टपक रही थी। उसकी हरी चमकी आंखें मुझे घूर रही थी। उसकी उस नजर से मुझे लगा जैसे मेरे शरीर का खून जम गया हो, दिल किसी अदृश्य हाथ ने पकड़ लिया हो। दिमाग सिर्फ एक बात कह रहा था, भाग जाओ, लेकिन मेरे कांपते पैर जमीन में जड़ गए थे। तभी छेंग बढ़ई अजीब हंसी हंसने लगा। उसने हाथ घुमाया और मुझे कई मीटर दूर उछाल दिया। मुझे सीने में तेज दर्द महसूस हुआ। फिर वह मुस्कुराते हुए मेरी तरफ दौड़ा। उसी समय पहले वाले कुछ आदमी फिर से उस पर टूट पड़े और उसे दबाने की कोशिश की, लेकिन वह फिल्म के झोंबी जैसा हो गया था। उसने हाथ घुमाकर उन सबको फिर से उड़ा दिया। मैंने सोचा अब वह मुझे मार देगा। तभी एक जोरदार आवाज आई, छू भाई जल्दी भागो। वो लेजी की आवाज थी। मैंने आंखें खोली तो देखा कि लेजी ने छेंग बढ़ई को जमीन पर गिरा दिया था। उस वक्त मेरे दिल में गर्माहट आ गई। ऐसी हालत में भी वह अपनी जान की परवाह किए बिना मुझे बचाने आया था। लेकिन अगले ही पल छेंग बढ़ई ने लेजी की गर्दन पकड़ ली। उसका चेहरा तुरंत नीला पड़ गया। मैं चिल्लाया, साले उसे छोड़ दे। मैंने जमीन से ईंट उठाई और पूरी ताकत से उसके सिर पर मार दी। ईंट 2 टुकड़ों में टूट गई। उसके सिर से खून बहने लगा और आधा चेहरा लाल हो गया। उसने लेजी को छोड़ा और मुझे उठाकर जोर से जमीन पर फेंक दिया। जब मुझे लगा कि अब मैं मर जाऊंगा, तभी एक अदृश्य ताकत ने मुझे जमीन से टकराने से पहले रोक लिया और फिर मैं हवा में उठ गया। गांव वाले दंग रह गए। देखो झांग अंकल का पोता उड़ रहा है। क्या
कोई देवता उसे बचाने आया है? झांग अंकल ने जिंदगी भर अच्छे काम किए हैं, शायद भगवान ने उनकी रक्षा की है। आंगन में खड़ा छेंग बढ़ई मुझे घूर रहा था, लेकिन उसने दोबारा हमला नहीं किया। मैंने उसकी आंखों में पहली बार डर देखा। तभी एक औरत की आवाज आई, तुम कौन हो? फिर आवाज आई, मैं कौन हूँ ये तुम्हें जानने की जरूरत नहीं, तुम्हें सिर्फ इतना जानना चाहिए कि तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था और उसे छूना भी नहीं चाहिए था। मेरी भूत पत्नी लियू रुयान की बात सुनकर उसका चेहरा बदल गया, उसकी डरावनी शक्ल जैसे जम गई। फिर वह बोला, ठीक है मैं जा रहा हूँ, उसने कहा और उसका शरीर ढीला पड़ गया। एक काली परछाई उसके शरीर से निकलकर आंगन से बाहर भागी, लेकिन तभी आवाज आई, भागना चाहते हो? देर हो चुकी। वो काली परछाई हवा में रुक गई, जैसे किसी अदृश्य हाथ ने उसे पकड़ लिया हो। फिर एक चीख सुनाई दी और वह काली छाया धुएं की तरह खत्म हो गई। लेकिन मुझे लगा मरने से पहले उसने मेरे शरीर पर कुछ छोड़ दिया। शायद मेरा भ्रम था। मैंने पूछा, लियू रुयान तुम कहाँ हो? उसकी आवाज नहीं आई, लेकिन मुझे लगा किसी ने मेरे बाएं हाथ को हल्के से पकड़ लिया। फिर उसकी आवाज आई, झांग चूल्हान, धन्यवाद कि तुमने मुझे 9 साल तक अपने साथ रहने दिया, लेकिन हमारी ये नियांग पति पत्नी की किस्मत शायद अब। उसकी बात सुनकर मेरा दिमाग सुन्न हो गया, दिल में अजीब दर्द उठने लगा। हालांकि मैंने उसे कभी देखा नहीं था, लेकिन बचपन से ही मैं उस पर बहुत निर्भर था, उसकी इज्जत करता था और शायद उससे प्यार भी करने लगा था। इसलिए जब उसने जाने की बात कही, दिल में घुटन, दुख और खालीपन भर गया। मैंने कहा, तुम मुझे छोड़कर क्यों जा रही हो? दादा ने कहा था कि तुम जिंदगी भर मेरे साथ रहोगी, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। तभी लेजी भागते हुए आया और बताया कि दादा को होश आ गया है। मैं तुरंत उनकी तरफ भागा, देखा दादाजी बिस्तर पर लेटे थे और दादी उनके सीने को लगातार मल रही थी। दादाजी के सीने पर भी उस औरत भूत के हमले का निशान था जो बढ़ई के शरीर में समा गई थी। वहाँ काला बैंगनी बड़ा सा चोट का निशान बन गया था। दादाजी की हालत देखकर मेरी आंखें भर आईं। दादाजी आप ठीक तो हैं? दादाजी बोले, चूल्हान तुम आ गई, मैं ठीक हूँ। लेकिन मैं समझ सका था कि उनकी मुस्कान सिर्फ दिखावा थी। मैंने जिंदगी में पहली बार उन्हें इतना कमजोर देखा था। उनका चेहरा बिल्कुल सफेद पड़ चुका था और बोलने की ताकत भी मुश्किल से बची थी। उन्होंने पूछा, चूल्हान उस बढ़ई का क्या हुआ? उसने किसी और को तो चोट नहीं पहुंचाई? मैंने बेहोश होने के बाद की सारी बात उन्हें बता दी। सुनकर दादाजी गंभीर हो गए और बोले, अपना हाथ मुझे दिखाओ। मैंने अपना बायां हाथ आगे कर दिया। दादाजी ने मेरी कलाई पकड़कर ध्यान से देखा। कुछ ही देर में उनके माथे पर पसीना आ गया, चेहरा और भी खराब हो गया और हाथ हल्का कांपने लगा। मैं घबरा गया। दादाजी क्या हुआ? मैंने उनकी नजरों का पीछा किया और देखा कि मेरी बाईं कलाई के बीच में चावल के दाने जितना छोटा काला धब्बा उभर आया था। उसे देखकर और रुयान की पहले कही बात याद करके मेरे मन में बुरा एहसास होने लगा। मैंने पूछा, ये काला निशान क्या है और ये भूत का श्राप क्या होता है? दादाजी ने लंबी सांस ली और बोले, सब किस्मत है। उस भूत की मौत शायद बहुत दर्दनाक हुई थी। उसकी नफरत बहुत गहरी थी। आत्मा टूटने से पहले भी वो तुम्हें अपने साथ ले जाना चाहती थी, इसलिए उसने तुम पर श्राप छोड़ दिया। ऐसे श्राप से एक तरह की घृणा और